हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और ये जो है, जैसा कि हमने अध्ययन किया है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप से है, जो कि आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे कि 18 जुलाई को वोटिंग हुआ और 21 जुलाई को रिजल्ट आना बाकी है। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसमें कौन कौन से वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन से वोटर। जिसमें बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं एनडीए ग्रुप के द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष बाकी दल जो है उनके साथ यशवंत सिन्हा जो हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। जनजातीय समुदाय से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होगी। संविधान के अनुच्छेद 58 में देश के सर्वोच्च पद के लिए योग्यता बताई गई है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पहला योग्यता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल है, संघ या किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य है, तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इन योग्यताओं के ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद और मतदान से पहले नामांकन का चरण होता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है। उम्मीदवार को नामांकन से पहले 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और समर्थक कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि निर्वाचित मंडल के सदस्य होने चाहिए, यानी सांसद होने चाहिए या विधायक होना जरूरी है। मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार या नामांकन का समर्थन नहीं कर सकता है। इस कदम का मकसद राष्ट्रपति चुनाव से गैर गंभीर उम्मीदवारों को बाहर करना है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। ये नियम पहले 5 राष्ट्रपति चुनाव के बाद लागू हुआ। 1974 में ये नियम बनाया कि उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की ज़रूरत होगी। साथ ही 2500 रुपये यानी 2,500 रुपये की अनिवार्य जमानत राशि देने का नियम की शुरुआत किया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में संशोधनों के जरिए ये बदलाव लाए गए। 1997 में एक अधिनियम में फिर संशोधन किया गया, जिसके बाद जमानत राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्हीं नियमों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बार के चुनाव में 115 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन आवश्यक मापदंड पूरा न करने के कारण खारिज कर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के नामांकन वेरिफिकेशन में सही पाए गए। अब देखना ये है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होगा, जो जिसे चाहे वोट दे सकता है। इसका नतीजा 21 जुलाई को आएगी, जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होगा। संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। इसीलिए यह तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचित मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं,
लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। जनता सीधे चुनाव नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट लेकिन वरीयता के आधार पर वोट। सिंगल वोट लेकिन मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। मतलब वो बैलेट पेपर पर पहली, दूसरी, तीसरी पसंद कौन, अगर पहली पसंद वाले वोटों में विजेता का फैसला ना हो सके तो उम्मीदवारों के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। खास बात ये भी है, राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों को वोटों का मूल्य भी अलग अलग होता है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था 1974 से चल रही है और ये 2026 तक चालू रहेगी। वोट का मूल्य जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक मूल्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य विधानसभाओं और सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का मूल्य निर्धारित करने का तरीका संवैधानिक के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,231 है, जबकि सभी निर्वाचित सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 है। इस तरह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मतों का कुल मूल्य जो है 10,86,431 है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट का मूल्य निश्चित है, लेकिन विधायक एमएलए के वोटों का मूल्य राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधायक यानी एमएलए के वोट का मूल्य 208 है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम के वोटों का मूल्य 7 है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचित मंडल में कुल सदस्य 4,809 है। इनमें 543 लोकसभा सांसद हैं, 233 राज्यसभा सांसद, 4,033 विधायक शामिल है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपात में हर वोट का अपना मूल्य होता है। जैसे संसद के वोट का मूल्य अगर हम निकालें तो कैसे निकलता है, इसका जो है फॉर्मूला टाइप से है एमएलए के वोटों का कुल मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों के कुल संख्या। इस तरह हम संसद के वोट का मूल्य निकालते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नियम 1974 के नियम 17 में मतदान का तरीका दिया गया है। मतपत्र में निर्वाचन प्रतीक नहीं होता। हर निर्वाचित के मतपत्र पर अंकित होता है वोट का मूल्य। मैं रिपीट करता हूँ, हर निर्वाचित के पत्र पर अंकित होता है वोट का मूल्य। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, गौर से सुनिए। जिन्हें मतपत्र राज्यवार और संसद के लिए अलग अलग प्रिंट होते हैं। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम, सामने वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप, रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती है।
राष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए, एक से अधिक प्रत्याशी के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। वोटों की गिनती राउंड में होती है। सबसे पहली वरीयता के वोटों की गिनती अगर पहले राउंड के गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए ज़रूरी कोटा हासिल कर लेता है तो जीत हो जाती है। अगर पहले राउंड में उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो दूसरे राउंड की गिनती होता है। अब जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर दिया जाता है। दूसरी वरीयता के मत मूल्यों को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाता है जिन्हें हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता। तो दोस्तों, अभी हमने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और वोटिंग प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया क्या क्या है उसके बारे में हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।